हेलो, वेलकम टू द खान लॉ स्टडीज़। आज हम सिविल न्यायिक सेवा में पूछे जाने वाले शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। पहली शॉर्ट नोट जो अक्सर पूछी जाती है, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ निकला कहाँ से है? जब रूल ऑफ लॉ के बारे में हम देखते हैं तो ये दिस प्रिंसिपल इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 एज इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये रूल ऑफ लॉ जो है, दरअसल इट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर डाइसी ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो प्रोफेसर डाइसी थे, उन्होंने ये प्रोपाउंडेड इनका है कि ये विधि का शासन। तो आर्टिकल 14 में विधि के शासन के एक हिस्से को अडॉप्ट किया गया है और आर्टिकल 14 कहती है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें दो फ्रेजेस यूज हुए हैं। एक है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या? इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय द प्रोफेसर डाइसी। ये जो लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। ये विधि का शासन जो है प्रोफेसर डाइसी ने जो प्रोपाउंड किया था, उसको अपनाया गया है। प्रोफेसर डाइसी कहते थे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। नंबर एक, सामान्य तौर पे ये कहते हैं कि नो मैन इज अबव लॉ and every person is subject to the jurisdiction of ordinary court. No man is above the law and every person is subject to the ordinary court. कोई भी व्यक्ति कानून के विधि के ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति हो, every person of any rank from top to bottom, they are subject to the jurisdiction of ordinary court. यानी इनके लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं है। जो सामान्य न्यायालय है उसके अधीन ये भी उन्हीं के क्षेत्र अधिकार में आएंगे। इनके मामले उन्हीं न्यायालयों के समक्ष ही देखे जाएंगे और उसी से ये गवर्न होंगे। प्रोफेसर डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ के डिटेल बताए हैं, तो पहला पॉइंट कहते हैं, फर्स्ट मीनिंग ये कहते हैं द सुपरमेसी ऑफ द लॉ। देयर मस्ट बी सुपरमेसी ऑफ द लॉ। विधि, लॉ शुड बी सुप्रीम। द लॉ शुड बी सुप्रीम। जैसे हमने पहले बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोफेसर डाइसी ने कहा था देयर मस्ट बी सुपरमेसी ऑफ लॉ, मीनिंग ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू लॉ। यानी वही बात जो पहले उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इक्वलिटी, वो इसमें दूसरा पॉइंट है जो है, इसका एक जो एस्पेक्ट जो है आर्टिकल 14 में लिया गया है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीनिंग इसके बाद होती है, इसमें दो मीनिंग है। नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, नो मैन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द लॉ। यानी कोर्ट ऑफ लॉ जो देश की है, सब उसी के अधीन है, कोई भी उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात इसमें कहेगी कि एवरी पर्सन ऑफ इंग्लैंड इज बाउंड टू ओबे द लॉ। इंग्लैंड के बारे में कहा कि इंग्लैंड का प्रत्येक व्यक्ति, उसकी कोई रैंक हो, वो विधि को मानने के लिए बाध्य है, चाहे उसकी रैंक कोई भी हो। ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में दो माने आगे, देयर मस्ट बी सुपरमेसी लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, और सेकंड कह दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ कि विधि का शासन यही करता है कि एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ।
and every person is bound to obey the law of the land. लेकिन भारत के संविधान में एक आर्टिकल 361 है जो इसका अपवाद क्रिएट करता है। 361 जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ छूट देता है, एग्जेम्प्ट करता है लॉ ऑफ द लैंड से। जो ये कहा गया है नो पर्सन इज अबव द लॉ, यहाँ कुछ एग्जेम्पशन क्लास 361 में नंबर 1 है द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर और फॉर एनी एक्ट डन और परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर। यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर उनको जो शक्तियां दी गई हैं इन एक्सरसाइज इस पावर पर जो भी एक्ट वो करते हैं, एनी एक्ट डन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। जो शक्तियां उन्हें प्रदान की गई हैं उन शक्तियों को एक्सरसाइज करते हुए जो भी कार्य उनके द्वारा किया गया है या उनके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, इसमें वर्ड यूज हुआ है परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स, तो दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। आर्टिकल 361 का पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट and neither can be continued in any court during the continuance of their post as a president or as a governor। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी, पहली बात प्रारंभ नहीं की जाएगी, या अगर कोई पहले से प्रारंभ की जा रही है तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, मतलब वो सस्पेंड हो जाएगी जब तक वो एज ए प्रेसिडेंट या एज ए गवर्नर कार्य कर रहा है। तो सेकंड है आर्टिकल 361 सब क्लास 2। फिर 361 सब क्लास 3 में तीसरा इसका दिया गया है एक्सेप्शन नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और प्रोसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी इशूड ड्यूरिंग टर्म ऑफ हिज ऑफिस। अरेस्ट का प्रोसेस, ये इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस इशू ही नहीं किया जाएगा जब तक ये एज ए प्रेसिडेंट या एज ए गवर्नर काम कर रहे हैं। बस ये ड्यूरिंग द टर्म है, जब तक वो गवर्नर है, जब तक वो प्रेसिडेंट है। फोर्थ है सिविल प्रोसीडिंग के बारे में कि नो सिविल proceeding shall be instituted against president or the governor for any act done in their personal capacity। अभी तक तो था ऑफिशियल कैपेसिटी, ये सिविल प्रोसीडिंग जो है ये पर्सनल कैपेसिटी के बारे में कहता है कि पर्सनल कैपेसिटी के बारे में अगर कोई सिविल एक्ट उनके द्वारा किया गया तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं प्रारंभ किया जाएगा, इनिशिएट नहीं किया जाएगा अनलेस 2 months नोटिस हैज़ बीन गिवन। जब तक कि उन्हें बात प्रस्तुत करने के पहले, किसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के पहले 2 महीने की पूर्व की नोटिस ना दी जाए। सिंपली जान लीजिए ये नोटिस वही नोटिस है जो सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 80 में है, जहाँ पर ये प्रोविज़न किया गया है कि सरकार के खिलाफ एनी सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट or the officials of the government in exercise of their power cannot be instituted unless 2 months prior notice has been given। सेम प्रोविज़न यहाँ दिया गया है सिविल प्रोसीडिंग के मामले में। सेक्शन 80 में जो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट को है वही आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया है। तो ये शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को पहले हम लेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कहा गया नो पर्सन शैल बी द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो फ्रेज है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दरअसल कहाँ से लिया गया है? ये डाइसी ने जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था रूल ऑफ लॉ,
तो रूल ऑफ लॉ के दो एस्पेक्ट हैं, पहला था द सुपरमेसी ऑफ लॉ और दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को हमारे संविधान ने अपना लिया है। तो ये शॉर्ट नोट है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन ये चूँकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पता नहीं चलता है कहाँ से पूछा गया है। दैट इज़ ऑल अबाउट द रूल ऑफ लॉ एंड देयर एक्सेप्शंस। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, अब इसको रूल ऑफ लॉ हटा के देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये भारत के संविधान में कहाँ दिया गया है, कैसे निकला है, इसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? 13 पार्ट 1 और 13 पार्ट 2 दो है, और दो तरह के कानूनों के बारे में ये नियम, ये अनुच्छेद है। नंबर 1 जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी वो कानून जो संविधान के लागू होने के पहले से भारत में लागू थे, उसके बारे में प्रोविज़न है। और 13 क्लास 2 जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में प्रोवाइड करता है। वो क्या कहता है उसको समझ लें, सुन लें। आर्टिकल 13 सब क्लास 1 declares all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall be void to the extent to which they are inconsistent with the provisions of the part 3rd of the constitution। यानी संविधान लागू होने के पहले at the date of commencement of the constitution, before जो भी कानून भारत में लागू थे, all the laws which were in force in India before the commencement of this constitution shall be void। कितना void होगा? To the extent to which they are inconsistent, to the extent to which they are inconsistent with the provisions given in part 3rd of this constitution। संविधान के पार्ट 3rd में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, मीनिंग देयर बाई फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से जो असंगत है, वो जो हिस्सा इनकॉन्सिस्टेंट है, दैट शैल बी वॉइड। ये पहला पार्ट है, ठीक। पार्ट 2 क्या कहता है? यहाँ सीधे सीधे मना कर दिया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, द स्टेट शैल नॉट make any law which takes away or abridges the fundamental rights conferred by part 3rd of the constitution, and those laws to the extent of contravention be void। contravention the part 3rd में कोई लॉ ये तो बनाया नहीं जाएगा, और अगर बनाया गया है तो टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रवेंशन, जहाँ तक वो असंगत है, जहाँ की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हैं, तो वो जो लॉ होंगे वो वाइड होंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 13 में दो पार्ट, संविधान लागू होने के पहले के कानूनों का वो हिस्सा जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, वो न्यायालय उसे शून्य घोषित करेगा, और फंडामेंटल राइट जब लागू हो गया, यानी संविधान जब लागू हो गया, तो उस डेट के बाद से पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज को कोई राइट नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाए जो कि फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो, उसको कम करता हो, उसको छीनता हो। तो दो पार्ट इसमें दिए हैं। अब इसी से निकला है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण के सिद्धांत। तो ये आप जब समझ जाएंगे कि आर्टिकल 13 में दो हैं, तो अब सवाल उठता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इज डिक्लेयर्ड वाइड, देन क्वेश्चन अराइजेज whether the whole of the statute is to be declared void or only that part।
अगर किसी कानून का एक हिस्सा वाइड घोषित कर दिया न्यायालय ने, तो सवाल उठता है कि क्या पूरे स्टैट्यूट को वाइड घोषित कर दिया जाए, वाइड माना जाए, या उस हिस्से को वाइड माना जाए विच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन, जो कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस निकाली, इसको कैसे ठीक किया जाए। उस डिवाइस को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें कोर्ट ने यह कहा है द पार्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल offending provision can be separated from that part which is constitutional। यानी यदि वो पार्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसे जो वाइड है, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसका यह हिस्सा मूल अधिकारों के विरुद्ध है, पार्ट 3 के खिलाफ है। अब दूसरा सवाल उठेगा कि एक हिस्सा तो वाइड है, तो क्या इस हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग किया जा सकता है, और जो रेस्ट पार्ट बचेगा क्या वो कंप्लीट कोड होगा, क्या अपने सब्जेक्ट पर वो पूरा कानून बनाएगा, या वो बेस्ड था पहले पार्ट पर जो वाइड हो गया। अगर वो इंटरडिपेंडेंट था, यानी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट पार्ट विच इज वाइड, then if it can be separated, then the violent part shall be separated। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो वही हिस्सा, the part which is inconsistent with the fundamental rights shall be declared void and the rest of the statute shall remain